दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि कैसे मटका से जुड़े हुए एक परिवार में कितनी आपस की लड़ाई, कितना कलह कलेश, मर्डर तक की नौबत आई, जेल जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर, बड़े बड़े वकीलों का हायर करना, लेकिन वो वकील भी उनको बचा नहीं सके। अल्टीमेटली आज के दिन में हालत ये है कि आधा परिवार जो है वो या तो जेल में है, जहाँ भागा हुआ है, जहाँ मर गया है, मर चुका है, दुनिया से चला गया। लेकिन लड़ाई आज भी जारी है, जो चंद लोग उस परिवार के बचे हुए हैं। आज का बात करेंगे कि 2008 में सुरेश भगत के मर्डर के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, जिसके बाद 2017 में ये पता चला कि सुरेश भगत की मां ने अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जो था वो हितेश भगत को ऑलरेडी दे दिया था विल में, और उसकी लीगल लड़ाई आज भी हाई कोर्ट में चल रही है। बहुत बड़े प्रॉपर्टी के एडवोकेट हैं डॉक्टर तुलजापुरकर, वो उस केस की जया भगत की तरफ से या जया छेड़ा की तरफ से उसकी पैरवाई कर रहे हैं। बहुत बड़े और नामी और महंगे वकील हैं। खैर, उसके बाद देखिए एक नई लड़ाई शुरू होती है जब सुरेश भगत के दूसरे भाइयों को पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा तो अब शायद जया छेड़ा फिर भी ले जाए अपने पति का मर्डर करने के बाद और अपने बेटे की मौत के बाद भी। मैंने कुछ कानूनी जानकारों से बात की। जो विल होती है, जो प्रोबेट होती है, जो एक आदमी अपना मर्जी से अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी किसी को देता है, मरने के पहले विल कर जाता है, उसमें कानून में एक ऐसी क्लॉज है कि अगर बेनिफिशरी, मतलब जिस आदमी को वो प्रॉपर्टी मिलनी थी, वो प्रॉपर्टी के लालच में उस प्रॉपर्टी को पहले हथियाने के चक्कर में उस प्रॉपर्टी देने वाले का मर्डर कर देता है, मार देता है उसको, तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ये भी एक कानून है। और इस केस में ये बहुत सीधा था कि हितेश ने अपने बाप को एक्सीडेंट में मरवाया और उसको उसकी सज़ा भी हुई, और उसकी माँ जो है वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, को एक्यूज थी, उसको भी उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो अब लड़ाई इस नुक्ते पे चल रही है कि जिस बेटे ने अपने बाप की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसका मर्डर कर दिया, उसको अब उसका वो हिस्सा नहीं मिलेगा। और उस बात से नाराज़ है जया छेड़ा, हितेश की माँ। उसने इसको दूसरे लीगल नुक्तों से चैलेंज किया है कि अगर वो बात छोड़ भी दी जाए कि उसने किसको मरवाया, तो जो उसका हिस्सा बनता है, क्योंकि वो मैरिड नहीं था, ही वॉज अनमैरिड हितेश, तो उसकी जो वैसे लीगल प्रॉपर्टी है, उसकी जो उसकी हकदार है, जो लाइनेज में, वो जब आदमी शादीशुदा ना हो तो माँ होती है। तो बीइंग अ मदर आई क्लेम इज प्रॉपर्टी नॉट एज वाइफ ऑफ सुरेश भगत। तो ये कानूनी नुक्ते चल रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि इसी परिवार के अपने लोगों को पहले मरवाया जाता है और फिर उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए कानूनी खेल खेला जाता है, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खड़काए जाते हैं। ये प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी समस्या है। अब जब ये बात सुरेश के भाई विनोद को पता चलती है कि ये जया तो अब हमारे भाई को मरवाने के बाद भी प्रॉपर्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उसने 2000 के करीब पूरे 2020 में, ये 2017 का केस फाइल होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में
2020 में अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्स्पिरेसी करता है कि क्यों ना जया को और उसकी बहन जो उस केस में शामिल हो सकती है बाद में, तो एज बेनिफिशियरी, तो इन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। अब देखिए, प्रॉपर्टी के लिए आदमी कहाँ तक जाने की सोचता है। अ, उसने उसके भाई को मरवाया, बेटा नेचुरल डेथ मर गया, और वो भाई अब अपने भाभी को मरवाना चाहता है और उसकी बहन को भी मरवाना चाहता है। तो वो प्लानिंग करता है अपने एक पुराने दोस्त बशीर उर्फ मामू के साथ। ये बशीर नाम का शख्स जो है, ये बर्मिंघम, इंग्लैंड में, बर्मिंघम में या मैनचेस्टर में कहीं रहता है। पहले हिंदुस्तान में रहता था। 2012 में एक बार इनका बशीर और विनोद अहमदाबाद में एक मर्डर केस के चक्कर में दोनों अरेस्ट हुए थे। इन दोनों के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा था, और उसके बाद बेल होने के बाद बेल जंप करके बशीर भाग के यहाँ से मैनचेस्टर चला गया, और विनोद अपना काम धंधा यहीं पे करता रहा। अब देखिए, विनोद जो है वो मटके के धंधे में नहीं है, वो मोटर ट्रेनिंग स्कूल चलाता है। अब जहाँ पे लोगों को सीखने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ये इस किस्म का। बड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े पैसे वाले ख़ानदान से आके वो आदमी मोटर ट्रेनिंग स्कूल चलाए, जबकि वो अपने बाप का दिया हुआ धंधे का कुछ हिस्सा चला सकता था, आगे बढ़ा सकता था। ये अंदर की बातें, पता नहीं, शायद उसका इधर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो अपने कुछ और काम भी करता रहता था, प्रॉपर्टी के कुछ। तो बशीर के साथ मिलके उसने फ़ोन पे मैनचेस्टर में बशीर से बात की कि मुझे ये काम करना है, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बशीर भाई साहब ने क्या किया, मामू ने, उसने बिजनौर एरिया है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से उसने 4 लोगों को हायर किया। और देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी, जया भगत ने सुरेश भगत को मरवाने के लिए 45 लाख की सुपारी दी थी। और यहाँ पे इस केस में विनोद भगत जो है वो बशीर को 60 लाख की सुपारी ऑफर करता है कि मैं 60 लाख खर्चा करने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम होना चाहिए। तो बशीर वहाँ से अपने 4-5 लोगों को तैयार करता है, जिनमें एक दारजी करके एक लड़का होता है, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है हथियार प्रोक्योर करने की। उसने हथियार लेके मुंबई आना था दारजी ने। उसके साथ अंसारी और सैयद 2 लोग थे, जिन्होंने वो हथियार लेके इन दोनों बहनों के ऊपर अटैक करना था। उसके बाद एक रंजीत पंडित, उसका काम लॉजिस्टिक इनको साथ देना था। तो ये पूरी टीम तैयार की जाती है 2020 की फरवरी में। अब फरवरी में आके वो लोग मुंबई में बिना हथियारों के भी, हथियार नहीं लेके आते, तो वो घाटकोपर में, जहाँ पे बेल पे आने के बाद जया अपनी बहन के साथ उस घाटकोपर एरिया में रह रही होती है, तो वहाँ पे उसकी रैकी की जाती है कि ये 2 बहनें कब घर से बाहर निकलती हैं, वो घर की सोसाइटी की लोकेशन क्या है, कहाँ से एंटर किया जा सकता है, कहाँ से गोली चलाने के बाद भाग सकते हैं, मंदिर किस टाइम पे जाती हैं, दुकानदारी किस टाइम पे करती हैं, किसी को मिलने गिलने जाना है तो कहाँ जाती हैं। तो उसमें कुछ कोर्ट डेट का भी होगा, कोर्ट में तारीख में जाना पड़ता होगा, दूसरा केस चल रहा है हाई कोर्ट का। तो ये पूरी रैकी फरवरी में की, और जैसे ही वो प्लानिंग कर रहे थे इनके ऊपर अटैक करने का, तो जो कोरोना का जो लॉकडाउन की हालात ज़्यादा बढ़ते गए, तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी लॉजिस्टिक्स की। तो उनको ये प्लान तभी उन्होंने पोस्टपोन किया, और उसको करते करते दिसंबर में फिर दोबारा रिवाइव किया। तो दिसंबर में जब ये पूरा पॉइंट फाइनल करते हैं कि अब अटैक करेंगे, तो जो दारजी है वो
देसी कट्टे जिसको बोलते हैं, देसी रिवॉल्वर, पिस्टल, जिसमें बड़ी साइज की गोली पड़ती है लेकिन बड़ा कारगर साबित होती है अपना काम करने में। तो वो 2 हथियार लेके वो अपने एक दोस्त के साथ मुंबई आता है और वहाँ पे उसने वो हथियार जो है वो रंजीत पंडित को हैंड ओवर करने होते हैं और पंडित ने वो सैयद और अंसारी को देने होते हैं, जिन्होंने ये फाइनली ये काम करना होता है। अब देखिए, जैसे कहते हैं कि ऊपर वाले की विधि का विधान है, जो काम नहीं होना तो नहीं होना। जैसे ही ये दारजी भाई अपने 2 हथियार लेके बम्बई में आता है तो उसके पीछे पीछे उसकी खबर जो है वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिलती है। नंद कुमार गोपाले क्राइम ब्रांच में ऑफिसर, बहुत नामचीन बड़े बड़े केस हैंडल किए। उनके पास मुखबरों की एक बहुत बड़ी आर्मी थी। उनको ये खबर मिलती है और वो 2 दिन की इंतज़ार के बाद मुंबई में एक खार डालडा एरिया है, खार और बांद्रा के कॉर्नर पे समुद्र के किनारे मच्छी मार कम्युनिटी का गांव भी है और जो घर में निकाली हुई दारू बेचने का आज भी बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत मशहूर जगह है खार डालडा। वहाँ से इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और इनसे वो 2 देसी कट्टे और जो कारतूस हैं, लाइव कारतूस, वो पकड़े जाते हैं। उसके बाद उनकी इंटेरोगेशन से ये पूरी कहानी सामने आती है। एक एक करके सब आदमियों को उठाया जाता है और फाइनली 21 दिसंबर 2020 को विनोद भगत को इस केस में अरेस्ट किया जाता है और उस बाकी सब के सब लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन वो जो बशीर मामू था, क्योंकि वो मैनचेस्टर बेस्ड है, हिंदुस्तान में नहीं था, वो अभी तक इस केस में वांटेड दिखाया गया है। तो ये देखिए कि एक लड़ाई जो एक प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए शुरू हुई, वो 20 साल तक चलती चलती सबको सलाखों के पीछे पहुंचाती, जहाँ ऊपर पहुंचाती चलती आ रही है। और आज के दिन में विनोद भगत और उसके साथी जेल में उस कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर के चार्ज में जेल में बैठे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होगी, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का फैसला हाई कोर्ट से आएगा जया के हक में या जया के खिलाफ, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ रिप्राइजल की कार्रवाइयाँ शुरू होंगी, क्योंकि एक बार जब क्रिमिनलिटी आदमी के दिमाग में घुस जाती है, अपने आप को सही मानते हुए बाकी सबको गलत मानते हुए, और जब एक आपने निशाना बना ही लिया कि मुझे ये चीज़ हड़प करनी है, तो उसके लिए कोई भी काम करना पड़े तो वो करने के चक्कर में क्राइम दर बदर आगे बढ़ता जाता है। तो ये बड़ी अजीब कहानी है उस परिवार की, जिसमें इतने सालों तक अपने वो 2 नंबर के धंधे को ईमानदारी से चलाया, लेकिन अल्टीमेटली सब के सब एक एक करके सलाखों के पीछे करते गए, जहाँ ऊपर वाले को प्यारे होते गए। अब देखना ये है कि जो बाकी के मेंबर्स हैं फैमिली के, वो आने वाले दिनों में क्या करते हैं। तो ये थी कहानी सुरेश भगत, कल्याण जी भगत भाई की फैमिली की, जिसके साथ हमारा ये जो मटके के साथ जुड़ा हुआ जो एक सीरीज़ थी 4-5 एपिसोड की, उसको हम ख़त्म करेंगे। और कल एक आखिरी इससे मिलती जुलती कहानी वो कल डिस्कस करेंगे कि कैसे रेस कोर्स जो है, मुंबई का रेस कोर्स, वो कैसे ब्लैक का पैसा वाइट करने का सबसे बड़ा ऑफिशियल साधन था, मतलब जिस पे कोई रोक नहीं थी। आप जितना मर्जी पैसा ब्लैक का वाइट कर सकते थे रेस कोर्स के थ्रू। लगता है कि आज के एपिसोड में शायद वो कवर हो सकता है। बात ऐसे हुई कि जो रतन खत्री था वो कोई 15 एक साल लगातार उसने रेस कोर्स में
शिरकत की। और वो जो जितने रेस जीतता था वो वाइट की पैसा होता था। रेस कोर्स में जब आप रेस जीतते हो तो वो पैसा वाइट में गिना जाता है। तो वो क्या करता था, दूसरे दिन सुबह आके रेस के बाद यानी कि जो कैश काउंटर होते थे जहाँ से लोग अपना जीते हुए घोड़े का पैसा इकट्ठे करते थे, लेने आते थे, तो वहाँ पे विनिंग घोड़ों की टिकट खरीद लिया करता था। कि फर्ज करो मैंने एक घोड़े पे मैंने 1 लाख रुपया जीता, तो मुझे वो 10% 15% ज़्यादा दे के 1,10,000 1,15,000 दे के तो मेरी टिकट खरीद लिया करता था। और वो टिकट से वो रेस कोर्स से पैसा लेके रसीद के साथ वो अपने खाते में जमा करवा देता था कि ये मेरा वाइट का पैसा है, मैंने रेस कोर्स से जीता है। तो रोज़ का करोड़ करोड़ का तकरीबन जो लोग उसको जानते हैं, जिनसे मेरी बात हुई, रेस वाले दिन पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा वो आदमी अपना ब्लैक का पैसा वाइट कर लिया करता था। इतना चालाक था रतन खत्री। और मुझे जिस दोस्त की मैंने बात की थी जो इमरजेंसी के दौरान उसके बेटे राज के साथ उसके घर पे रहे थे नवजीवन सोसाइटी में, उन दोस्तों ने बताया कि जेल में बैठे हुए भी रतन खत्री ने एक आदमी से जो विनिंग टिकट थी महाराष्ट्र राज्य लॉटरी की 1 करोड़ रुपए की टिकट, वो जेल में बैठ के मैनेज की और वो उस आदमी से टिकट खरीदी, उसका 1 करोड़ रुपया सरकार से इकट्ठा किया और वो अपने बेटे को दिया 1 करोड़ वाइट का, कि कल को मैं जेल में बैठा हूँ, मेरे बेटे को तंगी नहीं होनी चाहिए और उसके पास वाइट का पैसा होना चाहिए ताकि पुलिस वाले उसको तंग नहीं करें। मतलब एक अनजान आदमी से जिसने 1 करोड़ की लॉटरी जीती महाराष्ट्र से, उससे रतन खत्री वो टिकट खरीद लेता है 1 करोड़ 25 लाख में। उस लड़के को 25 लाख ज़्यादा मिला जिसने वो टिकट जिसका वो अवार्ड जिसकी लॉटरी निकली थी, लेकिन इसको 1 करोड़ वाइट का मिल गया। वो 1 करोड़ वाइट का उसने अपने बेटे के खाते में जमा करवाया। उसमें से एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट बेटे ने अपनी प्रीमियर पद्मिनी कार पे की, जिसका जिक्र मैंने उस एपिसोड में किया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीका था इन लोगों का कि वाइट का पैसा ब्लैक का पैसा वाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये लोग रेस कोर्स का रुख करते थे। रेस कोर्स में जिनको कोई जुआ खेलने का शौक़ नहीं था, जुआर तो जुआ इनका अपना बहुत बड़े लेवल पे चलता था, वो तो खाली ब्लैक का कमाया हुआ पैसा वाइट में शो करके वाइट में करने के लिए एक जुगाड़ था, जुआर और जुगाड़। तो ये किस्से थे मटका के लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।